नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VN स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी और आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वाष्प घनत्व को कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। तो अनुभार का आधा कर देने पर वाष्प घनत्व निकल जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि H2SO4 है, H2SO4 है और इसका हम लोग अनुभार पहले निकालेंगे, तभी हम लोग को वाष्प घनत्व निकलेगा। तो इसका पहले हम लोग अनुभार निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 से गुना करेंगे प्लस। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 16 जगह 64 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 32 34 और 64 98। ये 98 निकल गया क्या? ये 98 निकल गया अनुभार। और हम लोग जानते हैं कि वाष्प घनत्व हम लोग को निकालना है तो अनुभार का आधा ही वाष्प घनत्व होता है, यानी कि इसका वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? वाष्प घनत्व हो जाएगा 98 का आधा कितना? 49 यानी 49 हो जाएगा। तो वाष्प घनत्व भी निकालना बहुत ही आसान होता है। एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका वाष्प घनत्व निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अनुभार निकालेंगे। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है प्लस कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 है तो 16 48 हो जाएगा। तो इसका अनुभार कितना निकल गया? इसका अनुभार निकल गया 100। ये अनुभार हो गया। तो इसका वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? इसका वाष्प घनत्व जो है अनुभार का आधा हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अनुभार आया 100 तो इसका वाष्प घनत्व हो जाएगा 50। और इसी पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना जल प्राप्त होगा। जलाने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर रिएक्शन कराने पर कितना जल प्राप्त होगा। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये द्विपरमाण्विक होता है। गैस कभी भी जो है अकेले स्टेबल नहीं होता है। हम लोग को क्या प्राप्त करना है? जल प्राप्त करना है, यानी H2O प्राप्त करना है। तो गैस कभी भी अकेले स्टेबल नहीं होते हैं। ये जो है हाइड्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल कराने के लिए इसे H2 लिखा जाता है और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। अब ये दोनों स्टेबल हो गए। अब जल बनाने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का दुगना होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये जल का सूत्र है H2O। तो यहाँ किस रेशियो में है? ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो हमको ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन चाहिए जल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम है, यहाँ भी देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम है, इसलिए जल बनाने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का दुगना करना पड़ेगा। तो दुगना कैसे करेंगे? देखिए, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। दुगना करने का मतलब देखिए, यहाँ पर हम H2 लिखते हैं प्लस ये O2 है और यहाँ H2O है। तो यहाँ हमको दुगना करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन में 2 से गुना करेंगे। अब ये देखिए दुगना हो गया, तो इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं, यानी कि इस तरह से हमारा रिएक्शन बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि भार निकालेंगे, इसका भार निकालेंगे। जैसे कि यहाँ H2 है तो इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 होता है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना, यहाँ 2 है तो 2 है और इधर 2 से गुना कर देंगे। ये वाला ये 2 से गुना हो गया और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिए प्लस। अब ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो देखिए अब इसका हम लोग निकालेंगे अनुभार। तो ये 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 1 गुने 2 हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 16, तो 16 से प्लस कर देंगे इसमें। अब देखिए इधर कितना हो गया? ये हो गया 2 दूना 4 और ये हो गया
16 और 2 18 दूना 36। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो आया 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जल प्राप्त हुआ है, तो 36 ग्राम प्राप्त हुआ है। 36 ग्राम जल प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये जो जल प्राप्त हुआ वो 36 ग्राम प्राप्त हुआ। 4 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम का कितना आ जाएगा, 36/4 यानी कि 9 ग्राम। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन से 9 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 × 9 यानी 180 ग्राम हमको जल प्राप्त होगा। 20 ग्राम हाइड्रोजन से 180 ग्राम जल प्राप्त होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमको कार्बन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है और क्या निकालना है, तो बनाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है क्योंकि ये गैस है, तो इसको हम O2 लिखेंगे। अब देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको स्टेबल कराना होता है। अगर गैस दिया हुआ है तो गैस के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसको स्टेबल कराएंगे। तो यहाँ तो स्टेबल हो चुका है। अब दूसरा काम क्या करना है कि रेशियो चेक करना है। ये वाला जो यौगिक बन रहा है इसका रेशियो हम लोग को चेक करना है। तो रेशियो क्या है, कार्बन का दुगना है ऑक्सीजन। अब इस साइड देखेंगे कि रेशियो हमारा सेम है या नहीं। तो यहाँ देखिए, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी दुगना है। तो यहाँ तो संतुलन करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे इसका भार। C देखिए, C जो है अकेले स्टेबल होता है क्योंकि यह गैस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है इसलिए हम इसको O2 कर दिए स्टेबल कराने के लिए। अब कार्बन का देखिए कितना होता है, परमाणु भार 22 होता है और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग निकालेंगे अनुभार। तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 32 और 12 44। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 44 ग्राम बनेगा। इसलिए हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 44/12। 44/12। इसलिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम का हम लोग निकाल लेंगे। तो 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना प्राप्त होगा, तो 44/12 गुने 60 हो जाएगा। यहाँ पे 12 × 5 = 60। यह हमारा कितना निकल के आ गया, 220 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को स्टेबल कराना है। अगर गैस दिया हुआ है तो उसको स्टेबल कराना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि रेशियो चेक करना है। उसके बाद तीसरा क्या काम करना है, बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना है, संतुलित करना है। उसके बाद हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर मिल जाएगा। बैलेंस करने के बाद उसका अनुभार निकालेंगे, उसका भार निकालेंगे, तो भार निकालने से हम लोग का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आयनन विभव क्या होता है, तो एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और यह जो नाभिक के चारों ओर, जैसे ये मान लिया जाए कि यह नाभिक है, यह नाभिक हो गया, इसके चारों ओर कक्षा होते हैं, ये कक्षा होते हैं और कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखता है। ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखना चाहता है, खींचे हुए रखता है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है आयनन विभव होता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आयनन विभव कहलाता है। लेकिन आयनन विभव का परिभाषा कुछ अलग होता है। क्या होता है उसका परिभाषा, कि किसी तत्व के
एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन विभव कहा जाता है। या फिर इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे हो गए, कक्षा में घूमते रहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए, यानी कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। देखिए धातुओं में जो आयनन विभव होता है वो कम होता है, क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? धातु के बाह्यतम कक्षा में होते हैं, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से दान दे देते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं धातुओं के बाह्यतम कक्षा में। और यह किस प्रवृत्ति का होता है? तो यह दान देने वाला प्रवृत्ति का होता है। इसलिए धातुओं के बाह्यतम कक्षा से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। नाभिक उस पर कम बल लगाता है। ये जो है धातु अगर कोई है उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आसानी से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि यह दूसरे को दान देना चाहता है, यानी नाभिक जो है उस पर कम बल लगाता है। और अधातुओं का आयनन विभव ज़्यादा होता है। अधातु का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में जो है वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, इसलिए यह जो है इसका आयनन विभव ज़्यादा होता है, यानी कि इसको जो है नाभिक अपनी ओर कस के खींचती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ये सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया। सोडियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा। और क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8, 7, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है और सोडियम का 11 होता है। तो देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह दान देगा, यानी कि यह जो है नाभिक से कम पकड़ बनाएगा। नाभिक जो है इस पर कम पकड़ बनाएगा, यह दान देने वाली प्रवृत्ति होती है इसकी, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आसानी से दान दे देता है। तो इसकी जो आयनन क्षमता है, यानी कि आयनन विभव है इसका जो, वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यह आसानी से दान दे देता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह जो है ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसमें। तो इसका जो है आयनन विभव अधिक हो जाएगा, इसका आयनन विभव अधिक हो जाएगा। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस है, इनका आयनन विभव बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसकी जो आयनन विभव होती है वो बहुत ही अधिक होती है। जैसे मान लिया जाए कि अक्रिय गैस कौन कौन है? जैसे आर्गन, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 8, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो ये हो गया, बाह्यतम कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो है इसकी आयनन क्षमता जो है, इसकी आयनन क्षमता, आयनन विभव जो है वो बहुत ही अधिक हो जाएगी, बहुत ही अधिक होगी। यानी कि अक्रिय गैसों की आयनन क्षमता बहुत अधिक होती है और धातुओं की आयनन क्षमता जो है कम होती है, और अधातुओं की आयनन क्षमता अधिक होती है। लेकिन सबसे अधिक आयनन क्षमता, आयनन विभव ये अक्रिय गैस की होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।